हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। लास्ट क्लासेज में हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड कई टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, इन सारी चीज़ों की चर्चा और उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको हमने देखा था। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे संसदीय समितियों के बारे में। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये संसद के जो विस्तृत कार्य है उसको सुचारू बनाती है, आसान बनाती है। संसद के पास में समय नहीं होता, उस समय के अभाव में, चूंकि एक बहुत बड़ी संस्था है और उसके पास उतना समय नहीं होता कि वो हर एक विषय पर बहुत बारीकी से काम कर सके, तो ऐसे में जो संसदीय समितियां होती हैं वो संसद की हेल्प करती हैं और इसमें विशेषज्ञ लोगों की एक कमेटी बना दी जाती है संसद के अंदर ही, और वो लोग उन कार्यों को बहुत प्रभावी तरीके से निपटा के संसद के कार्य में बड़ी हेल्प करते हैं। आइए आज इन्हीं को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो संसदीय समितियों के अर्थ को समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, संसदीय समितियां किसको कहते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और एक संसदीय समिति की चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। बाकी संसदीय समितियों को आगे देखेंगे। संसदीय समितियां क्या है, इसको किस तरीके से आप इसकी मीनिंग को डिफाइन करेंगे। यानी कि देखिए, संसद के सदस्यों से बनी, सबसे पहली चीज जो आपको जानना है कि ये संसद के सदस्यों से ही बनती है, इसमें बाहर के लोग शामिल नहीं होते। छोटी संस्थाएं होती हैं जिन्हें संसद अपने कार्यों को अधिक प्रभावी, विस्तृत और तकनीकी रूप से जांचने के लिए बनाती है और ये रिपोर्ट संसद को सौंपती है, जो समितियां होती हैं। संसद का क्यों जरूरत है इसकी, तो संसद का आकार बहुत बड़ा है, उसके पास समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से हर विषय पे विस्तृत चर्चा संभव नहीं होती है। इसलिए समितियां जो है वो गहराई से अध्ययन करती हैं और रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती हैं। अगर लिखना हो इसकी परिभाषा संसदीय समितियों की, तो आप लिखेंगे कि ये समितियां संसद द्वारा गठित वो निकाय हैं जो विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत जांच, विश्लेषण और निगरानी करती हैं तथा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। इसमें आपको तीन शब्दों पर विशेष ध्यान रखना है, विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक कार्य। तीनों से जुड़ी हुई समितियां आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो संसद के सदस्यों से ये मिलकर के बनती हैं। इसमें छोटी संख्या होती है, जैसे समिति के अंदर 22 सदस्य हो गए, 30 सदस्य हो गए, और कार्य जो है वो अधिक प्रभावी तरीके से संभव हो पाता है। विशेषज्ञता जो आधारित कार्य इन लोगों को सौंपा जाता है, साथ ही साथ ये सिफारिशें देती हैं और उसके साथ साथ सरकार की जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, वो सुनिश्चित करती है। लोकतंत्र के अंदर अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। राजतंत्र में अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, आप राजा से कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे, लेकिन लोकतंत्र के अंदर, यानी अगर संसद की शुरुआत आप देखिए तो प्रश्नकाल से ही संसद की शुरुआत होती है। 11 बजे प्रश्नकाल से ही संसद शुरू होती है। प्रश्नकाल का मतलब उसमें जो विधायिका के मेंबर हैं वो कार्यपालिका के मेंबर से, यानी सरकार से प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर मंत्रियों को, यानी कि सरकार को देना होता है। ये अकाउंटेबिलिटी होती है और ये समितियां भी इसी तरीके से सरकार को अकाउंटेबल बनाती हैं। इसके अगर प्रकार की बात करें तो देखिए, संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थाई संसदीय समिति और एक अस्थाई। अस्थाई जो संसदीय समिति होती है ये हमेशा बनी रहती है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इनकी जरूरत हमेशा होती है और ये निरंतर बनी रहती हैं। और दूसरे तरीके की जो समिति है वो तदर्थ समितियां होती हैं, इन्हें किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए जीएसटी बिल था, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये तदर्थ समिति थी, उसने अपना काम पूरा किया और उसके बाद वो समिति समाप्त हो गई, तो उसे तदर्थ समिति कहा जाता है। अगर वहीं हम बात करें अस्थाई समितियों की, तो देखिए जो अस्थाई समितियां हैं इनका नेचर क्या है, अस्थाई प्रकृति का है। ये नियमित काम करती हैं, जैसे पीएसी है या एस्टीमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट प्राक्कलन समिति, तो ये कुछ कंटिन्यूअस चलने वाली समितियां हैं और तदर्थ में ये विशेष उद्देश्य के लिए बनती हैं। कार्य पूरा जैसे हुआ ये समाप्त हो जाती हैं। प्रमुख अस्थाई अगर समितियों की बात किया जाए तो देखिए उसमें लोक लेखा समिति है, एस्टीमेट कमेटी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, विभागीय अस्थाई समितियां हैं जो अस्थाई रूप से काम करती हैं। वहीं संसदीय समितियों के महत्व की अगर बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है,
तो इसका इम्पोर्टेंस है संसद के कार्यभार को कम करना। संसद में समय सीमित होता है, तो समितियों को काम दे दिया जाता है और ये काम को कंप्लीट करके संसद की हेल्प करती हैं। समितियां विस्तृत जांच करती हैं, तकनीकी विषयों पे ये गहराई से अध्ययन कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है वो इस्टेब्लिश की जा सकती है इसके द्वारा। दूसरी तरफ अगर वित्तीय नियंत्रण की बात करें तो बजट की जांच करने का काम, खर्च की समीक्षा करने का काम, सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने का काम संसदीय समितियों के द्वारा किया जाता है। उसके साथ ही अगर कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात करें तो सरकार की जो नीतियां हैं उसको भी जांचने का काम करती हैं, प्रशासनिक कार्यों का मूल्यांकन करती हैं और इसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी है वो अपने आप सुनिश्चित होती है। अगर अकाउंटेबिलिटी तय होगी तो ट्रांसपेरेंसी बनाने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके अलावा विशेषज्ञता और गुणवत्ता, विशेषज्ञों से सलाह, तथ्य आधारित निर्णय इनके द्वारा लिए जाते हैं और कानून की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है संसदीय समितियों का। लोकतंत्र को मजबूत करने में भी अपना रोल, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जनहित संरक्षण को बल दे करके ये डेमोक्रेसी को भी मजबूत करती हैं। गैर राजनीतिक चर्चा की अगर बात करें तो समितियों में बहस कम राजनीतिक होती है। जो समितियों के अंदर बहस होती है वो राजनीति से प्रेरित ना होकर के उस विषय पर प्रेरित होती है, फोकस होती है जिस विषय को इन्हें असाइन किया गया है। उसके साथ ही साथ इसमें व्यवहारिक समाधान पर भी विशेष रूप से फोकस होता है। भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण, जैसे वित्तीय जांच करना, ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करना, इन सब के द्वारा ये भ्रष्टाचार पे भी कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं। आज की जो समिति हम लोग चर्चा करेंगे, जिस समिति की एक समिति है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये अस्थायी समिति है और इसका पूरा डिटेल समझते हैं। यहाँ से लगातार क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में, मेंस में या इंटरव्यूज में भी पूछे जाते रहते हैं। तो ये आपकी एक अस्थायी समितियों में से एक है, वित्तीय समिति है, वित्तीय कार्यों के लिए बनाई जाती है और इम्पॉर्टेंट समितियों में से एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक, देखिए इसका जो परिचय है, ये लोक लेखा समिति संसद की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है और ये काम क्या करती है, सरकार के खर्चों की जांच करती है और सुनिश्चित करती है कि जो धन संसद की मंजूरी के अनुसार ही खर्च हुआ है या नहीं। जो सरकार को पैसा दिया गया, यानी कि विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को विधायिका के द्वारा का मतलब संसद के द्वारा, संसद की बिना अनुमति के 1 रुपये खर्च नहीं किया जा सकता। तो संसद ने जो विभागों को या मंत्रालयों को पैसा दिया है, जिस पर्पस के लिए दिया गया है, क्या उस पर्पस के लिए खर्च हुआ है और सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं, उसकी जांच करने का काम इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये 1921 में स्थापित की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये लाई गई थी। 1919 के बाद 1921 में उस अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, जब भारत आज़ाद नहीं था। स्वतंत्र भारत में भी इस समिति को जारी रखा गया और आज भी ये समिति एक इम्पॉर्टेंट समिति के रूप में बनी हुई है, क्योंकि ये सरकार के खर्च से रिलेटेड नियंत्रण का काम मुख्य रूप से करती है कि भ्रष्टाचार ना हो, वित्तीय अनियमितता ना हो, जिस पर्पस के लिए धन दिया गया उसी पर्पस के लिए उसे खर्च किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, ये कुल इसके अंदर मेंबर्स 22 होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की इसमें हिस्सेदारी होती है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से मिला करके 22 सदस्यों को इस समिति में जगह दी जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो आपको ध्यान रखना है, कि किसी भी मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता। मंत्री मतलब फिर वो सरकारी हो गया, यानी वो सरकार का हिस्सा हो गया, कार्यपालिका का हिस्सा हो गया, उसको इसमें जगह नहीं मिलती है। चयन प्रक्रिया, तो जो सदस्यों का चुनाव है वो संसद के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है और जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का रहता है। उसके बाद फिर इस समिति में नए सदस्य आ जाते हैं। अध्यक्ष की अगर बात करें तो इस समिति की जो अध्यक्षता होती है वो विपक्ष के सदस्य के द्वारा की जाती है, सत्ता पक्ष के सदस्य के द्वारा नहीं। और उसका कारण है ताकि निष्पक्षता बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे। इसके काम की अगर बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो कैग की रिपोर्ट की जांच करना। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, कैग, जिसमें भारत में मुख्य काम इसका कंट्रोलर का नहीं है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट करने का है। यानी कि व्यय के बाद जो सरकार के विभिन्न विभागों को, मंत्रालयों को पैसा मिलता है, जो खर्च हो जाता है, तो खर्च के बाद उसकी जांच करने का काम भारत में
कैग का होता है। ब्रिटेन के अंदर कैग की भूमिका पूरे जो नाम है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वहाँ कंट्रोलर की भूमिका में भी है। भारत के अंदर इसको कंट्रोल का काम नहीं दिया गया है, खर्च के बाद इसे ये ऑडिट करता है। हमारे यहाँ इसको इसलिए ऐसा भी रखा गया है ताकि विकास के कार्यों को गति मिले। शुरू से ही अगर ब्रेक लगा दिया जाएगा तो विकास कहीं ना कहीं धीमा हो जाएगा। ब्रिटेन के अंदर ये दोनों काम करता है, कंट्रोलर का भी ऑडिटर का भी, लेकिन भारत में अभी ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का काम करता है। मतलब जो व्यय हो गया, सरकार का खर्च हो गया या सरकार को जो आय होनी थी उस पर बाद में ये अपनी ऑडिट करके रिपोर्ट सबमिट करता है। तो जो कैग की रिपोर्ट है, कैग को हम लोग आगे अलग से पूरा पढ़ेंगे। कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? पीएसी। तो कैग अपनी जांच करके उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति वो रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कराते हैं और संसद फिर उस रिपोर्ट को पीएसी को देता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, जो कैग के जो परीक्षक की रिपोर्ट है उसका ये विश्लेषण करते हैं। जो भी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं उनकी पहचान करना, उन पे जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करना, उस पर गहन और बारीकी से जांच करना। जो सरकारी खर्च है, संसद के द्वारा स्वीकृत खर्च की जांच करना और उसके साथ साथ अनधिकृत खर्च का मूल्यांकन करना, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के मुख्य कार्यों में है। उसके साथ में वित्तीय जवाबदेही, ये विभागों से जवाब मांग सकता है कि आपको इतना पैसा दिया गया था, आपने इन पैसों को कहाँ कहाँ पे खर्च किया, उसकी रिपोर्ट सबमिट करिए। अधिकारियों को बुलाना भी समिति के अधिकार क्षेत्र में है, उनसे बुला करके सामने से भी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। इसके साथ साथ दक्षता और पारदर्शिता में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और उसके साथ साथ जो फिजूल खर्ची है, अपव्यय है, उसको रोकने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके साथ ही साथ संसद को अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद, अपनी जांच विश्लेषण कंप्लीट करने के बाद ये सुझाव और सुरक्षात्मक उपाय संसद को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से देता है। इसकी अगर शक्तियों की बात करें तो देखिए, इसके पास ये शक्ति है, ये विभागों से, मंत्रालयों से दस्तावेज मांग सकती है, अधिकारियों को बुला सकती है, उनको सामने से इंट्रोड्यूस कर सकती है और विभागों से स्पष्टीकरण भी इसके द्वारा मांगा जा सकता है। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं, ये दंड देने की शक्ति इसके पास नहीं है, दंड नहीं दे सकता है। इसके महत्व की अगर बात करें तो देखिए, ये वित्तीय प्रहरी है, देश का वित्तीय प्रहरी के रूप में काम करता है। जो सरकार का धन है, यानी कि पब्लिक का जो धन है सरकारी, उसकी ये रक्षा करता है, उसको अपव्यय से बचाता है और भ्रष्टाचार पे नियंत्रण का भी ये महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करता है। जैसे आप चर्चा में रहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला या उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, तो इस सब पे जो है जिस तरीके से रिपोर्ट्स इसकी सामने आई हैं, तो वो पीएसी कमेटी की ही रिपोर्ट्स थी जिसके द्वारा ये बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, पब्लिक के सामने पहुँचे थे। ये पीएसी का मुख्य कार्य रहा, इसका नियंत्रण भ्रष्टाचार पे भी। उसके बाद प्रशासनिक सुधार की अगर बात करें तो ये प्रशासनिक सुधार में अपनी रिपोर्ट देता है कि सिस्टम में किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, प्रणालीगत सुधार क्या क्या हो सकते हैं, उस पर भी अपनी रिपोर्ट बना करके सरकार को प्रस्तुत करता है। उसके साथ अकाउंटेबिलिटी तय करना, लोकतांत्रिक जवाबदेही तय करना, सरकार पर निगरानी रखना, उसके कार्यों पर, व्यय पर, ये सारी चीज़ों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी अगर सीमाओं की बात करें तो देखिए, इसके पास दंड देने की कोई शक्ति नहीं है, इसकी रिपोर्ट जो होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है और जो इसका कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है और फिर नई जो है कमेटी बनाई जाती है, तो कार्यकाल भी इसका छोटा होता है। इसकी सीमाएं हैं। अब देखिए, आज आपने पीएसी के बारे में जाना, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगली जो समिति है उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एस्टीमेट कमेटी, प्राकलन समिति। और दोनों की दोनों वित्तीय समितियां हैं, संसद की दोनों अस्थाई वित्तीय समितियां हैं। दोनों में अभी आपको डिफरेंस जान लेना है। ये क्या करता है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये खर्च की जांच करता है, जो खर्च हो गया उसकी जांच करता है पीएसी। और वहीं एस्टीमेट जो कमेटी है ये अनुमान की समीक्षा करता है कि किस विभाग को कितना पैसा दिया जाए, किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाए। ये बजट से पूर्व जो है साल भर सरकार के एस्टीमेट का आकलन करता है कि किसको कितना, सब विभागों से मांगता है कि आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए। उसके बाद ये एक अपना अनुमान लगाता है, उसकी समीक्षा करता है। उस अनुमान की जो मांगा गया है, ये क्या है, खर्च के बाद में काम करता है और ये क्या है, पहले काम करता है।
और अगर बात करें उद्देश्य की तो अकाउंटेबिलिटी तय करना, जवाबदेही तय करना, और ये क्या है कि दक्षता, यानी कि इस विभाग को इतना पैसा दिया जाए उसमें से ये इस तरीके के काम करेगा, यानी अकाउंट, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी तय होती है तो यहाँ एफिशिएंसी का एक पैरामीटर सेट किया जाता है। ठीक, तो ये पीएसी और एस्टीमेट कमेटी के बीच में डिफरेंस हो गया। इसके बाद अगर आप संसदीय समितियों की बात करें, लास्ट में कंक्लूड करें कि भारतीय लोकतंत्र की ये क्या है, रीढ़ है संसदीय समितियां। ये संसद को प्रभावी बनाती हैं, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं और सार्वजनिक धन की सुरक्षा करती हैं। लोक लेखा समिति विशेष रूप से वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आपने जाना। ये संसद की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है और इस समिति से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें इसके तमाम ऐसे डीप वर्क है जिसकी चर्चा हमेशा करंट अफेयर्स में भी बनी रहती है। हम लोग आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे, मेंस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए उसकी भी चर्चा की जाएगी।